18 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हॉकी मैच हुआ। भारत ने इस मैच को 7-1 से अपने नाम किया। अगले दिन पोस्ट मैच एनालिसिस में इस मैच को बहुत कांटे का टक्कर बताया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों टीम एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। सोचने वाली बात यह है कि भारत ने इस मैच को 7-1 से जीता था, उसके बावजूद इस मैच को एज ऑफ द सीट थ्रिलर कहा गया। What was the reason? The reason was कि पाकिस्तान ने इस मैच में 65% समय तक बॉल को कंट्रोल किया। इसका मतलब ये है कि गोल तो जरूरी है ही, बट प्रोसेस इन अ गेम लाइक हॉकी एंड फुटबॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47 और इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शंस में क्या हुए और परिणाम किसकी झोली में जा सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया एक हॉकी मैच से, जो कि 18 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था। इस मैच में मैंने आपको बताया कि भारत 7-1 से जीता था। उसके बावजूद न्यूज़पेपर एनालिसिस में कहा गया कि दिस वाज ऑन द एज थ्रिलर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बॉल को बहुत देर तक कंट्रोल में रखा था। भाजपा भी झारखंड और महाराष्ट्र में बॉल को बहुत देर से कंट्रोल में रखी है। लास्ट में स्कोर लाइन क्या होगा ये जानना अभी थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल भाजपा को दोनों स्टेट में एज दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के कारण। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और हमें यह भी पता चल चुका है कि वोटर टर्नआउट क्या रहा। ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी ये कहता है कि अगर महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट लगभग 1% बढ़ा है 2019 के मुकाबले, तो ये जो पॉलिटिकल बैटल है वो कांग्रेस यानी महाविकास अघाड़ी अलायंस के पक्ष में जा सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी इस इलेक्शन में काम नहीं करेगा। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि हरियाणा इलेक्शन के बाद जो ऑन द ग्राउंड मूड है वो थोड़ा शिफ्ट बीजेपी की तरफ करता नजर आया है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में, जिसे हम 6-7 डिफरेंट रीजन्स में बांट सकते हैं, एक यूनिफॉर्म कैंपेन नहीं हुआ है। जब यूनिफॉर्म कैंपेन नहीं हुआ है तो आपको ये पता नहीं है कि किस रीजन में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा और वो किस तरफ झुका। झारखंड एक छोटी स्टेट है जो 81 सीटें वहाँ पे हैं। ये यहाँ पे कैंपेन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहा। 2019 के मुताबिक आप देखेंगे तो ट्राइबल रीजन जैसे कि संथाल प्रांगणा में जो कैंपेन पिच हुआ और जो कम्युनिकेशन रहा दोनों पार्टियों का लगभग सिमिलर था। तो झारखंड के बारे में जानना कि वहाँ पे हवा किस तरफ दिख रही है ये तो थोड़ा आसान होगा महाराष्ट्र के मुताबिक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं झारखंड से। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि झारखंड में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और वहाँ की जो एनालिसिस आ रही है उसमें क्या स्ट्रेंथ और क्या फ्लॉ है। मैं पहले आपको बता दूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एग्जिट पोल के बाद क्या कह रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में दो मुख्य विचार हैं। एक का मानना है कि जेएमएम अलायंस झारखंड में जीतता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स उसे 48 से 52 सीट दे रहे हैं। अन्य एग्जिट पोल्स भाजपा को मजबूत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा इस बार झारखंड में सरकार बनाएगी। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये दोनों एनालिसिस फ्लॉड है। आप पूछेंगे कैसे? आप ये देखिए कि जो जेएमएम अलायंस के पक्ष में जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसकी एनालिसिस किस डेटा और किस लॉजिक पर बेस्ड है। ये पत्रकार और ये मीडिया चैनल्स जो मेन स्ट्रीम है वो ये कह रहे हैं कि देयर वाज अ सिंपैथी वेव फॉर हेमंत सोरेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि इफ देयर वाज अ सिंपैथी वेव इन नवंबर इलेक्शन इन झारखंड, तो वो सिंपैथी वेव 2024 जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं दिखा? हेमंत सोरेन जेल तो जनरल इलेक्शन के पहले जा चुके थे, उसके बावजूद जेएमएम को सिर्फ 3 सीटें लोकसभा में आई। तो सिंपैथी वेव अभी कैसे क्रिएट हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस रहे, क्या फैक्टर्स बदले ग्राउंड पे जिसके कारण ऑल ऑफ ए सडन वी सॉ अ सर्ज इन सिंपैथी फॉर हेमंत सोरेन। दूसरी फ्लॉ इस आर्गुमेंट में ये है कि जब आप झारखंड इलेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे या कर रहे थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हेमंत सोरेन के रैलीज में भीड़ कम थी कंपेयर टू हिज वाइफ। कल्पना सोरेन के रैलीज में भीड़ ज़्यादा थी। रिपोर्ट्स ये भी आए कि जेएमएम कैंडिडेट्स
कल्पना सोरेन को अपनी रैली में हेमंत सोरेन से ज़्यादा चाहते थे। इसकी क्या एनालिसिस है? अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में सिंपैथी थी तो उनके रैलीज में लोग क्यों नहीं जा रहे थे? आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर कल्पना सोरेन की रैलीज में भीड़ क्यों बढ़ी? उसके पीछे एक सिंपल रीज़न हो सकता है, उसे हम कहते हैं एग्जॉटिक फैक्टर। जब एक नया चेहरा राजनीति में आता है तो भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ती है, लेकिन वो भीड़ वोट में ट्रांसलेट होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर कोई सुनिश्चितता नहीं होती है। यू कैनॉट बी श्योर इफ क्राउड विल कन्वर्ट इनटू वोट और नॉट। ये दो चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस एग्जिट पोल में जेएमएम अलायंस को मजबूत बताया जा रहा है उसके आर्गुमेंट में ये दो फ्लॉज हैं। अब हम देखते हैं कि जो भाजपा को झारखंड जीतता हुआ दिखाया जा रहा है जिन चैनल्स पे, जिन एग्जिट पोल्स में, उनकी क्या फ्लॉ है। कुछ मीडिया चैनल्स ने कहा कि चंपई सोरेन जो खुद एक ट्राइबल हैं वो डेंट लगाएंगे जेएमएम के वोट बैंक पे। ये एक फ्लॉड एनालिसिस है। आप देखिए, जब किसी राज्य में एक फैमिली या एक पॉलिटिकल पार्टी इंट्रेंच्ड होती है और उसमें से कोई उस जाति का लीडर टूट के निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट बैंक भी उसका लेके निकलेगा। बिहार का आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनकी फैमिली के खिलाफ नित्यानंद राय का चेहरा रखा, लेकिन बिहार में यादव की रुझान लालू प्रसाद यादव से हटके बीजेपी की तरफ नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जाति के लीडर को किसी दूसरे पार्टी से तोड़ लेने से उस जाति का वोट आपकी तरफ नहीं झुकता है। आप ऐसे सोचिए कि अभी कांग्रेस गुजरात से एक मोदी सरनेम का लीडर ले आती है अपने पार्टी में और कहती है कि वो मोदी की पॉपुलैरिटी घटा ले, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मोदी की पॉपुलैरिटी है वो डीपली साइकोलॉजिकल है उनके सपोर्टर्स के बीच में, एंड ही सपोर्टर्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ हिज पर्सनैलिटी मोर देन हिज कास्ट। तो ये जो एनालिसिस है कि चंपई सोरेन और शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन वो वोट जेएमएम का तोड़ के बीजेपी में ले आएंगी, वो नहीं होगा। तो फिर ये बीजेपी की तरफ चुनाव झुक कैसे रहा है, जो कि हमने बिगिनिंग में कहा। क्या फैक्टर्स है जिसके कारण बीजेपी ये चुनाव निकालती नजर आ रही है? कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में तीन बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं: कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस और प्रोसेस। अगर आप दुनिया के किसी भी इलेक्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉमन सेंस ऑलवेज ट्रम्प्स कोल्ड नंबर। अमेरिका में कोल्ड नंबर्स तो हैरिस को लगातार आगे दिखला रहा था, लेकिन ट्रम्प की जो एक सेंटिमेंटल अपील थी अपने सपोर्टर्स के बीच में, एंड द वे ही वाज एबल टू क्रिएट अ वेव ऑफ सिंपैथी बाय यूजिंग कॉमन पीपल्स लैंग्वेज, वो वोट में ट्रांसलेट हो गई। तो कॉमन सेंस जो होता है राजनीति में वो एक बड़ा फैक्टर होता है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भाजपा ने बड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल किया है। आप उसकी लैंग्वेज से अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। यू कैन अग्री और डिसअग्री, लेकिन ये मैसेज जनरल पॉपुलेशन के पास बड़ी क्लैरिटी के साथ एक संदेश देता है कि ये मुद्दा है जिन पे हमें वोट डालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेएमएम अलायंस के पास वो कौन सा एक तुर्क का सिक्का था, वो कौन सी एक सिल्वर बुलेट थी जिससे वो बीजेपी की इस स्लोगन को या इस एजेंडे को निगेट कर सकते थे, तो हमें तो नहीं दिखा। जेएमएम ने कहा माटी बेटी रोटी। माटी ट्राइबल प्राइड, जो उनकी कल्चर है वो पल्यूट नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ट्राइबल्स पे हावी नहीं होने चाहिए। ये बहुत लंबी मांग है, आज से नहीं, ये इट गोज़ बैक टू 1938। 1970-1980 में रांची में दंगे हो चुके हैं कि जो पटना और बिहार से लोग आके रांची में रहते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ट्राइबल अस्मिता और कल्चर को ख़त्म ना करें। दूसरी जो बात बेटी की है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिसे बीजेपी इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं, बांग्लादेशी, वो ट्राइबल लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये एक मुद्दा है, सच्चाई कितनी है वो हम नहीं जानते हैं। और शादी के बाद उन्हें भी रिजर्वेशन मिलता है, इसको लेकर ट्राइबल्स में एक चिंता और एक गुस्सा भी है। तो संथाल प्रांगना जहाँ पे इलेक्शन डिसाइड होगा, जहाँ पे 18 सीटें हैं, वहाँ पे ये मुद्दे दिखे कि ग्राउंड पे रेजोनेट कर रहे थे।
जेएमएम ने इसे कैसे काउंटर किया? जेएमएम ने कहा कि मोदी तो खुद गुजरात से हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा असम से है, तो बाहरी तो ये हैं। लेकिन ऐसी दलील सेंटिमेंटल इलेक्शंस के दौरान नहीं चलती है, क्योंकि मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा से लोगों को खतरा नहीं दिखता है, वो वहाँ पे जाके नहीं रह रहे हैं। तो ये फैक्टर्स के कारण बीजेपी की तरफ इलेक्शन झुकता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा कारण जो झारखंड में रहा है वो बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट रही है। उसने झारखंड को एक इलेक्शन नहीं रहने दिया, उसने हर बूथ पे लड़ाई लड़ी है। उसने अपने नेताओं से कहा कि आप बड़ी रैलीज करने के पक्ष में ना रहें, आप हर एक बूथ पे लड़ें और हर एक सिंपैथाइजर को वोटिंग के दिन आप निकाल के बूथ पर लाएं। इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो चौथा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में जाएगा वो ये है, इट्स अ डू एंड डाई बैटल नॉट ओनली फॉर मोदी बट ऑल्सो फॉर आरएसएस। आरएसएस को ये प्रूफ भी करना है कि वी कैन विन एन इलेक्शन विदाउट मोदी। मोदी जी तो 5 दिन के लिए विदेश यात्रा पे चले गए। तो जब आपके काडर के पास एक मोटिवेशन है कि यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट कि हम अपने शीर्ष के नेता के बिना भी एक इलेक्शन डिलीवर कर सकते हैं, तो दे डेवलप अ फायर इन देयर बेली। वो ऑपोजिशन में नहीं दिखा फायर इन द बेली। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड इलेक्शन जेएमएम के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा है, वो ये है कि जेएमएम 41 सीट लड़ रही है, कांग्रेस 30, आरजेडी 7, सीपीआई-एमएल 3। कांग्रेस की प्रचार बिल्कुल भी गायब रही ग्राउंड से। ना उनके गाड़ी दिखे, ना उनके शीर्ष नेता वहां पे प्रचार करने पहुंचे, ना झंडे हुए। मैनिफेस्टो तो इलेक्शन के एक दिन पहले रिलीज हुआ और उनके टॉप लीडर्स कह रहे थे कि हम अपनी बात 24 घंटे के अंदर जनता के बीच में कैसे ले जाएंगे। जब 30 सीटों पे चुनाव इतना ल्यूकवार्म तरीके से कांग्रेस लड़ी है, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि ये इस इलेक्शन में कांग्रेस ने जेएमएम के लिए चीजें बहुत ही मुश्किल कर दी हैं। इन कारणों से हम कह रहे हैं कि झारखंड का इलेक्शन भाजपा की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 फैक्टर्स, कॉन्फिडेंस जो कि बीजेपी हरियाणा से कैरी कर रही है, क्लियर कम्युनिकेशन, और जो एक प्रोसेस उसने इस्टेब्लिश करी है वोटिंग में। इन कारणों के कारण इलेक्शन इस समय भाजपा की तरफ झारखंड में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पे कौन से ऐसे मुद्दे थे जो इलेक्शन डिसाइड कर सकते थे? नंबर 1 फैक्टर तो था फार्मर एंगर। वो फार्मर एंगर ट्रांसलेट नहीं हुआ किसी भी बड़े वेव या प्रोटेस्ट या एंटी इनकम्बेंसी में। अगर वो ट्रांसलेट होता तो वो ग्राउंड पे दिखता। देयर वुड हैव बीन अ मार्च अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप याद कीजिए 2018 जब सीपीआई-एमएल ने 5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स की मार्च करी थी मुंबई पे, और मुंबई 3 दिनों के लिए बंद था। वो 2024 में नहीं दिखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट मार्च पे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी फैक्टर थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ। जो महाविकास आघाड़ी थी, इसके बारे में उसने बात तो करा, लेकिन दे वर नॉट एबल टू टर्न इट इनटू एन इशू, अ बिग इशू, एन ओवरआर्चिंग इशू दैट कुड हैव स्वेप्ट द एंटायर महाराष्ट्र। ये कुछ जगहों पे सीमित रह गई। आप बात कीजिए डिफरेंट रीजन्स की, वोटिंग कैसे हो रहे हैं? वोटिंग बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीएसडीएस की पोल एनालिसिस, पोस्ट पोल एनालिसिस देखेंगे तो आप पाएंगे कि मराठवाड़ा को छोड़ करके औरतें लाडली बहन योजना से काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन मराठवाड़ा में औरतें कास्ट लाइन पे वोट कर रही है। यानी कि मराठवाड़ा में औरतें ये नहीं देख रही हैं कि बीजेपी अलायंस क्या प्रॉमिस कर रही है, वो ये देख रही है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। ये एक और बात का संकेत देता है, इस बात का संकेत देता है कि मराठवाड़ा में मराठा वोट तो कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन और रीजन्स में काउंटर मोबिलाइजेशन भी हुई है। महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ थे, भाजपा ने कहीं भी कोई भी बड़ी रैली नहीं करी है। मोदी जी ऑलमोस्ट नदारद थे। मोदी हो या अमित शाह हो या और भी बहुत बड़े लीडर, वो कोई बहुत बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहे थे। भाजपा ने 1 लाख बूथ पे लड़ाई लड़ने की कोशिश करी है। जहां पर भी महाराष्ट्र में भाजपा मजबूत थी, वहां पे पहली बार 2014 के बाद लोकल लीडर्स के चेहरे दिखे पोस्टर पे। देवेंद्र फडणवीस हर जगह प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किए गए। शिंदे जी का चेहरा उन जगहों पे था जहां पे शिवसेना, शिंदे मजबूत स्थिति में थे। जब सेंट्रल लीडरशिप को पुश किया गया है पीछे
और लोकल लीडर्स को आगे बढ़ाया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो बीजेपी थी वो न्यूट्रलाइज करना चाहती थी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट्स टॉप लीडरशिप और अपने लोकल लीडर को लेकर आगे आई। अलायंस इसे काउंटर नहीं कर पाई, महाविकास अघाड़ी इस फॉर्मूले को काउंटर नहीं कर पाई। इन कारणों से मुझे फिर से लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये एज की इलेक्शन तो होगी। बहुत एग्जिट पोल्स भाजपा को 180 से 190 दिखला रहे हैं, मुझे वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी नज़र आ रही है। 180 से 190 का मतलब है कि महायुति के लिए वेव, वो वेव कहाँ दिख रहा है? अगर वेव होता तो वो जनरल इलेक्शंस में दिख जाते, या फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बदली कि आप जनरल इलेक्शन बुरी तरह हारते हैं और नवंबर में आप 200 सीट लेकर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट पोल्स जो 200 सीट दे रहे हैं बीजेपी अलायंस को, वो फैंटेसी है। फाइट जो होगी महायुति और महाविकास अघाड़ी में वो बिल्कुल कांटे की होगी, एज की होगी, और लास्ट मोमेंट में भाजपा विल पुल अहेड। दो चीज मैं बता के इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा, वो ये कि इलेक्शन के दिन जब आप परिणाम देख रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि 9:30 बजे तक जेएमएम की सरकार बनती नजर आ रही है कि नहीं झारखंड में। अगर 9:30 पौने 10 तक जेएमएम सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही झारखंड में, तो वह 10 बजे के बाद दे विल नॉट बी एबल टू पुल अहेड। द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर महाविकास अघाड़ी इन महाराष्ट्र। ये और भी अन्य जगहों पे होता है। कहा जाता है कि आप ये मत देखिए कि जीत कौन रहा है, आप ये देखिए कि कहाँ रिजल्ट देर से आ रहा है। तो इस फैक्टर को आपको रखना होगा अपने ध्यान में इलेक्शन देखते समय। दोनों जगह हमारी ये प्रेडिक्शन है कि दोनों जगह इलेक्शन क्लोज की होगी, लेकिन बीजेपी अपनी मशीनरी, अपनी मनी पावर और अपनी कम्युनिकेशन के दम पे ये दोनों इलेक्शन को निकाल ले जाएगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।